गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल प्रायोजन क्लासेस। आप लोग को तो पता ही होगा कि पीजीटी की नोटिफिकेशन आ गई है और उसमें अपना एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी है जिसे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरे समय में। जो भी उसके जितने भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सौरभ हूँ, मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, पीजी किया है और अभी वर्तमान में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आप जैसा अभी तक अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होंगे और अब जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, दोनों का एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है। आप यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्टिव आंसर्स करते हैं और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो आपको इसी सिलेबस के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में मार्किंग का तरीका, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तरीका और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का तरीका दोनों बड़ा डिफरेंट होता है। आप तो सोचेंगे हो सकता है ये सारे सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा हो, बट आपका वो पढ़ने का तरीका और हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ये तरीका, ये दोनों बड़ा ही अलग होगा। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और भी कई महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि अगर ये आप नहीं देखेंगे तो आने वाले क्लासेस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिसिंग दिखेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस पे। तो सबसे पहले जो अपना इंग्लिश का सिलेबस है वो देख ले, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और इसमें सबसे पहला जो आता है वो अपना है डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ लिटरेरी एज, 19th सेंचुरी। अब आप लोग बताइए 19th सेंचुरी से क्या समझ में आता है? सिर्फ 19th सेंचुरी या उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं? जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो यहां पे जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में हमारे जो जितने भी है, चाहे 19th सेंचुरी हो, 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी हो, ये सारे जो ईयर्स है ये डिफरेंट एजेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम लोग, आप कभी भी कोई इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब पढ़िए, चाहे डेविड डेचेज पढ़ लीजिए या आप एडवर्ड अल्बर्ट पढ़िए, विलियम जे लॉन्ग पढ़िए, वो आपको ईयर वाइज ऐसे नहीं, वो आपको डिफरेंट एजेज वाइज बताएंगे। जैसे एलिजाबेथन एज, ठीक है, आपका विक्टोरियन एज, एज ऑफ पोप, एज ऑफ ड्राइडेन, ऐसा करके आपको डिफरेंट एजेज है, तो वो एज वाइज बताते हैं। तो जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो यहां पे आपका बेसिकली दो एज आता है, एक रोमांटिक एज और दूसरा विक्टोरियन एज, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिश्ड एज माना जाता है, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के थ्रोन पे होती है। ठीक है, ये तो हो गया 19th सेंचुरी का। ये हम लोग देखिए, जैसा कि आपका सिलेबस बता रहा है, दिस पार्ट विल कवर द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1798 टू 1900 विथ स्पेशल रेफरेंस टू द वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली। हालांकि देखिए इन्होंने शेली की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। कीट्स, लैम्ब, हैजलिट, ठाकरे, चार्ल्स डिकेंस, टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉर्ज एलियट, कैरिल रस्किन, विलियम पैटर। तो ऐसे ऐसे इन राइटर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले क्या है कि हम लोगों को पूरा एज डिस्कस करना पड़ेगा। उस एज का क्या लिटरेरी बैकग्राउंड रहा है, उस एज का क्या थीम रहा है, उस एज में क्या डेवलपमेंट्स हुए। देखिए, जो हम क्या है, इंग्लिश में हम लोग जब हायर एजुकेशन में आते हैं, जैसे क्या है, जब हम लोग 11th, 12th, 10th, 9th, ऐसे जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तब क्या होता है कि ग्रामर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कुछ कुछ उसमें लिटरेचर होता है। बट जैसे हम लोग हायर एजुकेशन में आते हैं, लिटरेचर एक मेजर पार्ट बन जाता है। और जब जहां तक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है तो आप यूनिवर्सिटीज में लिंग्विस्टिक्स पढ़ते होंगे, तो वो लिंग्विस्टिक्स आपको क्या है कि ग्रामर और उसके बोलने के तरीके को, ये सारी चीजों को आपको सिखाता है कि कैसे हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो वो बताता है। बट मेजोरिटी पार्ट लिटरेचर होता है। तो आप यहां पे देखिए, ये सारा एक लिटरेचर है। तो लिटरेचर क्या होता है? हिंदी में कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना कि साहित्य समाज का आईना होता है। दिस मीन्स कि वट एवर literature has been produced in an age,
that reflects the social, economic and political background of that age। कि आप जिस एज के लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो उस एज का जो साहित्य है वो उस एज का पूरा दर्पण होगा। अगर आप विक्टोरियन एज की लिटरेचर्स को पढ़ेंगे तो उस समय के सारे जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीजें चलेंगी उन सब चीजों को उसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वो कोई भी मान लीजिए आज ही आप जो लिख रहे हैं आप किन घटनाओं पे आधारित लिखेंगे। आज चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं कोई कहानी लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या सोचकर लिखूंगा आज हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही है, या अगर हमारी सरकारें कुछ अच्छी कर रही है या हमारी सरकारें कुछ गलत कर रही है, या हमारे समाज में अगर मान लीजिए रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उन्हीं सब आधारित तो कुछ लिखेंगे। या हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया, कोई नई टूरिज्म के स्पॉट बनाए गए तो हम इन्हीं सब चीजों को लेके तो लिखेंगे। तो कोई भी समाज में साहित्य समाज का आईना होता है तो वो हर एज में लागू होती है, चाहे वो चौसर का एज हो, शेक्सपियर का एज हो, मिल्टन का एज हो, कुछ भी हो, वो हर एज में लागू होती है। तो हम लोग जो करेंगे तो वो सारी चीजों को हम लोग एक बढ़िया से एक्सप्लेनेटरी वे में हम लोग लेके चलेंगे। फिर उसके बाद आता है एविडेंस ऑफ फर्स्ट हैंड राइटिंग विल बी रिक्वायर्ड। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉट ओनली द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द ऑथर्स प्रिस्क्राइब्ड बट ऑल्सो देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन लिटरेरी ट्रेंड्स ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए इसमें कहना है कि भाई आपको ऐसा नहीं कि आपने जो ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया वो नहीं, बट उस समय क्या लिटरेरी ट्रेंड्स चल रहे थे। उस समय आप बहुत सारे क्लब्स चलते थे इंग्लैंड में, वो सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी मैगजीन्स चलती थी तो उसमें एडिटर्स कौन होते थे, कैसे लिखते थे, क्या थीम होता था, इन सब चीजों को। एक आपने टर्म सुना होगा प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, तो ये सब क्या किस एज में कैसे क्या चला, इन सब चीजों को लेके ये होता है। Questions having a bearing on the social and cultural background of the period may be included। social and cultural, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लिटरेचर में जब भी देखेंगे तो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी वही बात ये सिलेबस भी कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं सिर्फ उस एज के बारे में आपने उसकी किताबों को पढ़ लिया, कोई भी मान लीजिए जैसे शेक्सपियर की एज यू लाइक इट है, एज यू लाइक इट आपने पढ़ लिया पूरा और उसमें से जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस आए वो लिख लिया, ऐसा नहीं है। आपको उस एज के बारे में, उसके थीम के बारे में, उसके पूरे लिटरेरी बैकग्राउंड को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद है दिस पार्ट विल रिक्वायर्ड फर्स्ट हैंड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड एंड विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स क्रिटिकल एबिलिटी। देखिए हम लोगों को जो टेक्स्ट पढ़ने हैं उसमें से सबसे पहला जो आ रहा है वो विलियम शेक्सपियर का आ रहा है। शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विलियम शेक्सपियर को नहीं जानता हो, क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या ऐसे कॉमन डेज में भी आप शेक्सपियर हो गए, चौसर हो गए, ये सब नाम ऐसे हैं कि जिनको भुलाए नहीं जा सकते। अब ये उनकी ग्रेटनेस है या समाज ने उन्हें ग्रेट बनाया ये अलग विषय है, लेकिन हाँ वो एक लेजेंड की तरह इंग्लिश लिटरेचर में माने जाते हैं। शेक्सपियर की जो हम पढ़ेंगे वो है एज यू लाइक इट, हेनरी फोर की पार्ट 1 और 2 है, बस यही पढ़ना है। फिर हैमलेट है, ये हैमलेट की स्पेलिंग भी गलत आ गई है, हैमलेट है, ये झारखंड सरकार का दिया हुआ सिलेबस है। उसके बाद इनकी द टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं जॉन मिल्टन की इनका दिया है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट किसने किसने पढ़ी है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये किसी ना किसी के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिलेबस में रहते हैं। तो बट यहां पे भी हम उसको एक डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको एग्जाम को, हर एग्जाम में चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन आए वो सारी क्वेश्चन हम हल कर सके, इस तरीके से हम लोग उसको पूरा डील करेंगे। जेन ऑस्टेन की एमा, इनकी प्राइड एंड प्रेजुडिस भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो बहुत ही फेमस है। एमा भी इनकी फेमस है। विलियम वर्ड्सवर्थ की इनको हम लोगों को पढ़ेंगे द प्रिल्यूड। उसके बाद चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल है।
19th सेंचुरी का। फिर जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च पढ़ना है, थॉमस हार्डी का ज्यूड द ऑब्सक्योर, W.B. ईट्स की हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर। उसके बाद इनकी ढेर सारी पोएम्स दे दी गई है। आप देखेंगे तो एक लाइन से W.B. ईट्स की ढेर सारी पोएम्स भरे हुए हैं, जिसमें आता है द सेकेंड कमिंग, बाइजेंटियम, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, लेडा एंड द स्वान, सेलिंग टू बाइजेंटियम, मेन्यू, द टावर अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लैपिस लजुले। उसके बाद आता है T.S. इलियट का द वेस्टलैंड। ये भी अपने आप में एक लेजेंडरी पोएम है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब धीरे धीरे सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है D.H. लॉरेंस का द रेनबो। ये भी एक बहुत अच्छा पोएम है। तो मोस्टली क्या है, अपना जो सिलेबस है वो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से सारा भरा हुआ है। आप देखिए, आप इसमें सारे मोस्टली क्या है कि शेक्सपियर के बाद के जो एजेज है उन सब से लिया गया है, और जिसमें भी ये मोस्टली सारे 19th सेंचुरी के ही पोएट्स हैं और क्रिटिक्स हैं। तो अब क्या है कि जब हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को कैसे ये डिफरेंट एजेज डिस्क्राइब हुए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये भी हम लोगों के जानने की बहुत आवश्यकता है। अगर ये हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब आपसे पूछ दे भाई कि भाई 15th सेंचुरी में कौन कौन सा एज आया, कोई बता पाएगा? अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो वो हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए तो हम लोग जो भी एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। आप अलग अलग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, हर कुछ डेट में डिफरेंस आपको मिलेगा, बट ये मैंने खुद से बनाया है। ये कई सारे बुक्स के ऑथेंटिसिटी को देखते हुए सबसे लेकर बनाया गया। ऐसा तो इंग्लिश लिटरेचर की वह सबसे अच्छी किताबें मानी जाती है, डेविड डेचेज है और एडवर्ड अल्बर्ट है। ये आप नेट के लिए तैयारी कीजिए या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये किताबें आपके लिए मस्ट है। एडवर्ड अल्बर्ट तो आप एकदम रट जाइए। ठीक है, एडवर्ड अल्बर्ट अगर जो नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो एकदम जो रामबाण कहते हैं ना, रामबाण चीज है एडवर्ड अल्बर्ट। और अगर आप और भी थोड़ा डिटेल्ड में जाना चाहते हैं तब डेविड डेचेज है, और जैसे कुछ लिटरेरी टर्म्स वगैरह की किताबें हो जाती है, एमएच एब्राम्स है, ये सारी किताबें पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। अब क्या, जो एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो क्या 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। एक ओल्ड इंग्लिश होता है, आप भी जानते हैं, मिडिल इंग्लिश होता है, और अभी जो अपना मॉडर्न चल रहा है या कंटेम्प्रेरी चल रहा है ये चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एंग्लो सैक्सन एज। सबसे पहले अपना आता है एंग्लो सैक्सन एज। ये 450 से शुरू होकर 1066 तक चलता है। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। ठीक है, इसके बाद आता है एंग्लो नॉर्मन एज। जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट होता है उसके बाद का जो एज है, जिसमें कई सारे लैंग्वेजेस को मिक्स करके इंग्लिश का जो पार्ट बना वो होता है। ये 1066 से लेकर 1340 तक चला। बट जो अपना इंग्लिश लिटरेचर की जो शुरुआत होती है वो चौसर से होती है। जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एज जो है ये समझ में आएगा नहीं। आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये काफी कठिनाई होगी पढ़ने में, बट जो अपना जिसे आप समझ सकते हैं वो एज ऑफ चौसर से शुरुआत होती है। और चौसर की सबसे जो आपने फेमस किताबें पढ़ी होंगी उसमें से सबसे एक है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स आप लोगों ने अगर पीजी किया, यूजी किया होगा तो ये आपके सिलेबस में जरूर होगा। तो यहां से जो लेजेंडरी टेक्स्ट हैं ये प्रोड्यूस हुए। तो जो एज ऑफ चौसर चलता है ये 1340 से 1400 तक चलता है। और इसे एज ऑफ चौसर इसलिए कहते हैं बिकॉज चौसर वाज द लीडर ऑफ दिस एज। इस एज में और चौसर के अलावा उनके कोई मेजर कंपटीटर नहीं थे। ही वॉज वन एंड ओनली इन दिस एज। ठीक है, इसके बाद आता है 1400 के बाद एज ऑफ डार्कनेस एंड रिवाइवल।
देखिए कहीं भी अंधेरा होगा तो रोशनी आएगी, रोशनी है तो अंधेरा होगा। सॉरी। तो क्या है कि जब एज ऑफ डार्कनेस सॉरी एज ऑफ डार्कनेस की बात होती है तो डार्कनेस के बाद रिवाइवल जरूर आएगा। डार्कनेस का अर्थ क्या है कि ड्यूरिंग दिस एज नो सच टेक्स्ट वेर प्रोड्यूस्ड विथ एनी इंपॉर्टेंस। मतलब क्या है कि उस जमाने में कोई भी इंपॉर्टेंस का लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसलिए वो एक एज ऑफ डार्कनेस माना गया। बट फिर क्या है उसके बाद रिवाइवल। रिवाइवल होता है मतलब कुछ टेक्स्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। ये हो गया एज ऑफ डार्कनेस, रिवाइवल। फिर आता है एलिजाबेथन एज, जिसमें अपने विलियम शेक्सपियर भी रहते हैं। एलिजाबेथन एज, इस एज का नाम इसलिए है बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ was the queen of England. She was accessing the throne of England. ये हो गया आपका एलिजाबेथन एज। फिर आपका आता है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का नाम जैकोबियन एज क्यों पड़ा? बिकॉज किंग जेम्स वन वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड। बिकॉज किंग जेम्स वन वॉज द किंग, इसलिए इसका नाम हो गया जैकोबियन एज। और ये चलता है 1603 से लेकर 1625, मतलब ये 17th सेंचुरी की बिगिनिंग में है, ठीक है। इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। इसके बाद आता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज में क्या होता है कि किंग चार्ल्स वन बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स वन उस समय इंग्लैंड के राजा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसका नाम हो जाता है कैरोलिन एज। उसके बाद आता है आपका प्यूरिटन इंटरेगनम या कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसको कहते हैं। क्या होता है कि मोनार्की जो होती है, जो राजशाही होती है, वो खत्म हो जाती है और एक कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये लगभग 11 वर्ष के लिए चलती है, ठीक है। तो इसलिए इस पीरियड को जो है हम लोग कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। और इस समय कोई मोनार्की नहीं होती है, राजा भी चले जाते हैं, मोनार्की खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है रेस्टोरेशन एज। एंड रेस्टोरेशन ऑफ व्हाट? रेस्टोरेशन ऑफ व्हाट? Restoration of what? What was restored? Restoration of monarchy. Monarchy was once again restored in England. Monarchy was once again restored in England. ठीक है। जब मोनार्की once again रिस्टोर हो गई, फिर उसके बाद आता है इसके बाद आता है एज ऑफ पोप, ठीक है, या जिसे हम लोग नियो क्लासिकल एज कहते हैं। जैसे क्लासिकल होता था ना, होमर, डांटे, वो एज होता था, तो उसी का आप उसी से रिलेट कर सकते हैं, क्लासिकल बट नियो क्लासिकल एज। क्लासिक्स इन अ न्यू फॉर्म, ठीक है, नियो क्लासिकल एज। और द एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप, नाम सुने होंगे, तो ये उन्हीं के नाम पर है, एज ऑफ पोप। फिर इसके बाद आता है प्री रोमांटिक्स। प्री रोमांटिक्स मतलब रोमांटिक से पहले, ठीक है। और रोमांटिक से पहले का अर्थ क्या होता है कि भाई देखिए, जब आप एज ऑफ पोप पढ़ेंगे और रोमांटिक एज पढ़ेंगे,
इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होगा। ठीक है, यहां पे एकदम आपको कैलकुलेटेड टेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है, आपको लगेगा इट इज फॉर्मुलेटेड, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके स्टैंडर्ड एसओपीज बना के ऐसे टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट अब रोमांटिक एज में आएंगे, यहां पे क्या होता है कि ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बट आप सोचिए कि दो चीजों का डिफरेंस जो है वो विद इन ए सेकेंड तो क्रिएट हुआ नहीं होगा, तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होने में टाइम लगा वो कहते हैं ट्रांजिशन। आप जैसे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कहीं से भी सामान मंगाते हुए आप देखते होंगे उसमें ऐसा लिखता होगा इन ट्रांजिट। तो ट्रांजिट का अर्थ क्या होता है? मूविंग हो रहा है। तो यहां पर क्या था कि ट्रांजिशन वाज गोइंग ऑन। प्री रोमांटिक्स इसलिए कहते हैं कि भाई रोमांटिक से पहले और इसके बाद जो ट्रांजिशन चल रहा है वो एज होता है एज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, जो ट्रांजिशन फेज हम लोग कहते हैं, ये हो गया 1798 से ये 1745 से 1745 से लेकर 1798 तक ये आता है, 98 तक। ठीक है, ये हो गया प्री रोमांटिक्स। अब जो हम लोग के सिलेबस में बेसिकली दिया है वो ये दिया है, ये दोनों एज, द रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज। ये मार्क कर लीजिए, ये हम लोगों को एकदम पढ़ना है। तो रोमांटिक एज जिसमें आपका देखिए रोमांटिक एज जब आता है तो सब लोगों को लगता होगा समथिंग रिलेटेड टू टुडेज रोमांस, बट when we will try to deeply learn this age, this romantic age has nothing to do with today's romanticism. These two are basically two different concepts. तो ऐसा होता है ना कि लड़के भाई सुन के खुश हो जाते हैं कि भाई रोमांटिक एज आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उस समय के रोमांटिक एज और आज के जो रोमांटिसिज्म है इसमें बड़ा डिफरेंस है। ये लोगों को जो कैलकुलेशन है ये बड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, ये जो रोमांटिक एज है यहां पे क्या होता है, टुवर्ड्स द नेचर। टुवर्ड्स द नेचर। अब टुवर्ड्स द नेचर की जब हम बात करते हैं तो नेचर मीन्स व्हाट इज हियर अंडरस्टूड बाय नेचर। नेचर क्या? देखिए नेचर के भी दो कंसेप्ट होते हैं, एक जो अपनी प्रकृति है वो नेचर, और दूसरा व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ पोएट्री, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ राइटिंग। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ दिस एज। टुवर्ड्स द नेचर का अर्थ है दो चीजें, एक तो हम अपनी प्रकृति की तरफ गए, और दूसरा कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द राइटिंग, मतलब the writing should be in its naturalistic should be written with its naturalistic point of view। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको पूरा कैलकुलेट करके आप वो मन में आया आपने लिखा, ये नेचुरलिस्टिक हुआ, बट आपने उसे कैलकुलेट किया, फॉर्मुलेट किया, एक एसओपीज बना के फिर उसे फ्रेम किया, तो वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड लगता है, बट वो नहीं। आपने देखा वो कई सारे क्रिटिक्स ने कई पोएट्री की कई सारे डिफिनेशंस दिए। किसी ने कहा इट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल इमोशंस। ठीक है, कई लोगों ने इसे ट्रैंक्विलिटी से जोड़ा। तो ये जो डिफरेंस है ये आता है इस रोमांटिक एज में, यहां से पूरा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद आता है विक्टोरियन एज। ये वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिश्ड एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। इसका दो तीन कारण है। इसमें क्या, एक तो इंग्लैंड में जो सत्ता थी वो बड़े लंबे समय तक एक रानी के हाथ में रही, क्वीन विक्टोरिया के पास, इसलिए इसका नाम हो गया विक्टोरियन एज। और दूसरा क्या है, इट वॉज द एज ऑफ नॉवेल्स। इट वॉज द एज ऑफ नॉवेल्स। नॉवेल्स में एक से एक नॉवेलिस्ट हुए, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई इनकी क्या लेवल ऑफ राइटिंग। इससे पहले क्या होता था, जो राइटिंग्स होती थी, ड्रामाज होते थे, वो एक एरिस्टोक्रेटिक लोग या अपर क्लास लोग पढ़ते थे। बट क्या था, अब धीरे धीरे लोग, एक कॉमन पीपल भी ये पढ़ने लगे, नॉवेल्स पढ़ने लगे, और नॉवेल पढ़ने में लोगों को मजा भी आता। आज भी आप देखिए लोग ज्यादा नॉवेल प्रेफर करते हैं। कारण क्या है, भाई पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो एक तो नॉवेलिस्ट खूब हुए, दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था बैकग्राउंड में, अगर आप जाएंगे तो प्रिंटिंग सस्ती हो गई,
ठीक है। उसके बाद नोवेल घर घर जाने लगा। तो ये सब कारण था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरेचर भी फ्लरिश हुआ। और इस एज के कई ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह, जैसे चिमनीज वगैरह में चाइल्ड लेबर का जो काम होता था, उन सब को भी लेके इस एज के नॉवेलिस्ट ने खूब ये सारी चीजों को उठाया है। चाहे आप चार्ल्स डिकेंस की बात करें या अदर नॉवेलिस्ट की बात करें, तो ये सारा इसी एज में आता है। इसमें इंग्लैंड का डेवलपमेंट भी खूब हुआ। और ये वही एज है जब इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी, चाहे उसमें हमारा इंडिया भी हो और भी कई देश है, सब इंग्लैंड की कॉलोनीज होती थी। तो सारे तरीके से इंग्लैंड उस समय समृद्ध हुआ करता था, चाहे वो प्रोस्पेरिटी की बात हो, चाहे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, सारे तरीके से। और ड्रॉबैक्स तो हर एज में होते हैं, तो भाई इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बट हाँ, जब हम इस एज को डिटेल्ड में, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सारी चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मॉडर्न एज, जो 1901 से लेकर 1944 तक चला। उसके बाद आता है आपका पोस्ट मॉडर्न, जो अभी हम लोग चल रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न चल रहे हैं। 1944 से लेकर आज तक जो चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न ही चल रहा है। सो दीज आर द 15 डिफरेंट एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये आप लोग देखिए, और इसी के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग अपना सिलेबस पूरा पढ़ेंगे। और जो भी होगा मोस्टली हम लोग कवर करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई समस्या ना हो, चाहे कहीं से भी कैसा भी सवाल आए, पूरा हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। और सबका होगा, इसलिए घबराना नहीं है। आप लोग प्रायोजन क्लासेस से जुड़े हैं और आगे भी पूरा जुड़ के काम, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। ये हम लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी, चाहे वो आपको सिलेबस का एक एक टॉपिक डिस्कशन में हो, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग लेके चलेंगे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा। उसके अलावा भी आपको समय समय पर यहाँ की टीम से मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। इसके साथ आप लोग अपना मन से तैयारी कीजिए और जुड़ जाइए अभी से जी जान से, क्योंकि अब देर करना उचित नहीं। अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया, तो खुल के तैयारी कीजिए जमकर एकदम। और हम लोगों से जो होगा, हम लोग पूरा आप लोग के सिलेबस को एकदम जो होता है ना, घोल के पिलाने का प्रयास, पूरा घोल के पिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक से। रटना नहीं, समझ समझ कर करना। ऐसा नहीं, लोग सोचते हैं कि लिटरेचर को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एकदम समझ समझ कर पूरा एक फॉर्मुलेटेड वे में हम लोग करेंगे, ताकि इजीली आपको समझ में आ सके, ठीक है। इसलिए एकदम घबराना नहीं है। सिलेबस भी बहुत टफ नहीं है, आसान सा सिलेबस है एकदम। ये एक एक करके हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कोई टफ सिलेबस नहीं है, सारा आसान है। मोस्टली पोएम्स है और कुछ आपके ये ड्रामा भी है, तो और नॉवेल भी है। ये सारे को हम लोग लेके पूरा कवर करेंगे और एकदम निश्चिंत रह के हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।